Today's lecture, we are going to discuss actually why we need to study crystallography. crystallography क्यों पढ़नी चाहिए? अच्छा, इससे पहले वीडियो लेक्चर में मैंने एक बात की थी आप लोगों से कि क्या बोलते हैं, किसी को भी गेट एग्जामिनेशन में कोई क्लेम करना है तो आप लोग अप्लाई करिए। मतलब हम लोगों को अपना जो है डाउट दीजिए प्लस सपोर्टिव एविडेंस दीजिए। तो काफ़ी बच्चों ने दिया था डाउट। जो क्लेमिंग का जो क्वेश्चन था लगभग स्टूडेंट्स का सेम ही था। तो हम लोगों ने उनका हॉल टिकट भी कलेक्ट किया और उनके नाम से हम लोगों ने अप्लाई कर दिया। तो ये आपको बताना था। और दूसरी बात, अब हम लोग आगे चलते हैं। क्रिस्टलोग्राफी क्रिस्टलोग्राफी क्यों पढ़नी चाहिए, सबसे पहले तो ये डिस्कस करेंगे। कोई चीज़ क्यों होता है, अगर क्यों का जवाब मिल जाए तो चीज़ काफ़ी इंटरेस्टिंग हो जाती है। क्लियर है यहाँ पर बात? हर चीज़ में एक अंदर से आवाज़ आती है क्यों, तो वो क्यों है वो यहाँ पर हम लोग डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं। देखिए ज़रा सा, बहुत सारी थ्योरीज हैं जिनको जो हम लोग पहले, अक्सर जगह ऐसा होता है कि पहले क्रिस्टलोग्राफी पढ़ाते हैं, बाद में जो है सारी थ्योरीज वगैरह डिस्कस करते हैं। तो हम लोग थोड़ा सा उल्टा पैटर्न से हम लोगों ने डिस्कस किया हुआ है। सबसे पहले हम लोगों ने थ्योरीज पढ़ाया है, फिर उसके बाद हम लोगों ने क्रिस्टलोग्राफी को डिस्कस किया है। तो उसका रीज़न मैं आपको बताता हूँ। देखिए ज़रा सा, सबसे पहले हम लोगों ने डिस्कस किया है अपने क्लास के अंदर ड्रूड थ्योरी। बस मैं ओवरव्यू दे रहा हूँ कि क्रिस्टलोग्राफी क्यों पढ़ना चाहिए। तो ड्रूड थ्योरी और सोमरफील्ड हम लोगों ने डिस्कस किया था। ये दोनों लगभग सिमिलर ही थे। दोनों का मेन मुद्दा ये था, मेन टारगेट ये था कि इलेक्ट्रॉन्स आर टोटली फ्री इन द मेटल। क्लियर है यहाँ पर? मेटल के अंदर इलेक्ट्रॉन्स कैसे हैं बताइए ज़रा सा? टोटली फ्री है। फिर हम लोग क्या किए थे, धीरे से बैंड थ्योरी में आ गए थे। और बैंड बैंड थ्योरी में जब हम लोग आए थे तो हम लोगों ने केपी मॉडल को डिस्कस किया था। जब हम लोगों ने केपी मॉडल को डिस्कस किया था तो उसमें हम लोगों ने पीरियोडिक नेचर ऑफ पोटेंशियल को डिस्कस किया था इस तरह से। पोटेंशियल इज वेरिंग इनसाइड द क्रिस्टल लाइक दैट। ट्राई टू सी हियर, दिस इज द ग्राफ ऑफ द पोटेंशियल लाइक दैट, एंड समटाइम्स इलेक्ट्रॉन्स आर प्रेजेंट ओवर हियर। ये हाइट है पोटेंशियल की, और हर जगह पे पीक सेम है, ऐसे समझ लीजिए, और इलेक्ट्रॉन उसके नीचे है। अच्छा, पोटेंशियल एनर्जी का मतलब किसी चीज को थामे रखने वाली एनर्जी, छोड़ना नहीं है। क्लियर है यहाँ पर? मान लीजिए ये बाजू और ये कंधा अगर जुड़ा हुआ है तो यहाँ एक एनर्जी है, पोटेंशियल एनर्जी, जिसने इन दोनों को थामे रखा हुआ है। तो ये इलेक्ट्रॉन की जो एनर्जी है वो पोटेंशियल एनर्जी के अंदर है। क्लियर? नीचे है। मतलब इलेक्ट्रॉन की एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी से ज्यादा नहीं है, तो ये पोटेंशियल एनर्जी इतना ज्यादा है कि इलेक्ट्रॉन को थामा हुआ है। इलेक्ट्रॉन इज नॉट फ्री। It means if electron is need to be freed from this potential, it must have certain energy which is definitely greater than दिस पोटेंशियल एनर्जी। क्लियर है यहाँ पर? बात समझ में आया नहीं समझ में? तो मैं ये कहना चाह रहा हूँ, शुरू में तो बोल रहे थे ड्रूड और सोमरफेल्ड के इलेक्ट्रॉन्स टोटली फ्री हैं, लेकिन जब बैंड थ्योरी आया और जिसमें केपी मॉडल को डिस्कस किया गया, ये पोटेंशियल एनर्जी, और मैंने बहुत अच्छे से आपको एक एक पॉइंट ड्रॉ करके दिखाया कि हाँ ग्राफ ऐसे ही बनना चाहिए, यहाँ पीक आना चाहिए, ये सब हम लोगों ने ड्रॉ किया है इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट के हिसाब से पीक डिसाइड। तो मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि इलेक्ट्रॉन अगर यहाँ पे है तो पोटेंशियल से नीचे है, पोटेंशियल हाई है, इतना एनर्जी ज्यादा है कि इलेक्ट्रॉन को थामे हुआ है। पोटेंशियल का मतलब ही होता है थामे रखना। तो इलेक्ट्रॉन को अगर फ्री होना है तो पोटेंशियल एनर्जी से ज्यादा एनर्जी उसके पास होनी चाहिए, तब ये इलेक्ट्रॉन, ये वाला केस डिसाइड होगा। ये लोग कह रहे थे हमेशा फ्री है, या हमेशा फ्री नहीं है। क्लियर है यहाँ पर? नाउ लेट अस स्टार्ट। इफ आई प्रोसीड फर्दर, तो अब इलेक्ट्रॉन तो यहाँ फ्री है, इतना पोटेंशियल एनर्जी चाहिए इसको। मैं ये पूछता हूँ आपसे, चलो एक क्रिस्टल के लिए पोटेंशियल एनर्जी का वेरिएशन ये हाइट तक होगा, किसी क्रिस्टल में पोटेंशियल एनर्जी इतना भी तो हो सकता है, किसी क्रिस्टल में पोटेंशियल एनर्जी इतना हो सकता है। क्लियर है यहाँ पर? हर क्रिस्टल में जरूरी तो नहीं होगा कि पोटेंशियल एक ही तरह का हो, समान रूप से हो। इसका मतलब पोटेंशियल वेरी होता है क्रिस्टल के अंदर। तो क्रिस्टलोग्राफी पढ़ने का मकसद ये है कि हर क्रिस्टल का स्ट्रक्चर इस तरह से है कि उसके अंदर की पोटेंशियल एनर्जी का ग्राफ का वेरिएशन बदलता रहता है। तो आई होप यू गॉट वन ऑफ द रीजन टू स्टडी द क्रिस्टल, बिकॉज वन ऑफ द रीजन आई एम टेलिंग यू दैट we have to study crystallography in order to understand how the potential variation inside, how the crystals are behaving, so that their internal potential energy is varying, and electron needs some extra energy over that potential energy in order to jump out of that bond. Is it clear or not? Now let us start further. तो आपको ये अंदाजा लग गया होगा कि क्रिस्टलोग्राफी पहले पढ़ना चाहिए या बाद में पढ़ना चाहिए। पहले आप ये तो जान लीजिए कि इलेक्ट्रॉन का हाल क्या है और किस क्रिस्टल के अंदर किस तरह से है। बात समझ में आया नहीं समझ? तो इसीलिए हम लोग पहले थ्योरी पढ़ा देते हैं कि आपको पता चल जाए कि क्रिस्टल पढ़ना ही क्यों है। क्लियर है? इसलिए पढ़ना चाहिए कि हर क्रिस्टल का अंदर का वेरिएशन अलग अलग है। तो इसीलिए क्रिस्टलोग्राफी का मतलब ये होता है, क्रिस्टल ग्राफी मतलब पढ़ना। क्लियर है यहाँ पर? बात समझ में आया नहीं समझ में आया? अच्छा, क्रिस्टल के अंदर बहुत सारे एटम्स होंगे, बहुत सारे एटम्स होंगे, तो एटम को थामे रखने के लिए ग्लू चाहिए। दैट ग्लू का मतलब बॉन्ड चाहिए। तो डिफरेंट टाइप्स ऑफ बॉन्ड्स आर देयर। फॉर एग्जांपल देखिए, बॉन्ड का मतलब यहाँ बॉन्ड का डेप्थ स्टडी नहीं है, बस जान के थोड़ा सा आगे निकल लीजिए। क्लियर है यहाँ पर? बात समझ में आया? तो सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं आयोनिक बॉन्ड। आयोनिक बॉन्ड मेनली फॉर्म होता है
एक एग्जांपल अगर मैं दे दूं, NaCl बहुत फेमस स्ट्रक्चर है जिसको हम लोग को पूरे सिलेबस में लेके चलना, पूरे सिलेबस इस पे आधारित है। क्लियर है यहाँ पर? तो Na प्लस Cl माइनस, Na ने प्लस आयन बनाया, Cl ने नेगेटिव आयन बनाया, इलेक्ट्रॉन गेन करके इलेक्ट्रॉन लूज करके, बस एक बॉन्ड का ओवरव्यू ले लीजिए। कोवैलेंट बॉन्ड का मतलब सिंपल सा ये होता है कि पराया भी अपना समझ लीजिए। क्लियर है यहाँ पर बात समझ में आए? किसी और को चीज को अपना समझ लो, मेनली सेमीकंडक्टर वगैरह में होता है। हाइड्रोजन के बाहरी शेल में एक इलेक्ट्रॉन है, इस हाइड्रोजन के बाहरी शेल में इलेक्ट्रॉन है। अब ये स्टेबल समझने के लिए इसके वन को भी अपने साथ समझ लेता है, ये अपना वन तो है, दूसरे वाले वन को भी अपना समझ के दो बना के स्टेबल, ऐसे अपने आप को बस खुशी दिला देता है। मतलब दूसरे वाले को भी अपना समझ के स्टेबिलिटी ला लो। क्लियर है यहाँ पर बात समझ में आया नहीं समझ में आया? नाउ लेट अस स्टार्ट विद द मेटालिक बॉन्ड। मेटालिक बॉन्ड नॉर्मली मेटल्स में जो बाहरी शेल में इलेक्ट्रॉन होते हैं उनको कहा जाता है डीलोकलाइज्ड। मेटल के जो बाहरी शेल में इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उनको कहा जाता है डीलोकलाइज, मतलब लोकलाइज नहीं है, एक लोकल एरिया में नहीं है, मतलब वो कहीं भी जा सकते हैं, एक फ्री है। क्लियर है यहाँ पर बात समझ में आया? तो जब ये अपनी जगह से मूव कर जाते हैं तो आयन क्रिएट हो जाता है, और वो आयन बॉन्ड बनाने में जो है मदद कर देता है। क्लियर है यहाँ पर बात समझ में आया नहीं समझ में आया? आगे चलते हैं, एक ओवरव्यू लेके चलिए बस, बॉन्ड का बहुत डेप्थ स्टडी वो केमिस्ट्री वालों के लिए। आगे चलते हैं नाउ, मॉलिक्यूलर बॉन्ड। मॉलिक्यूलर बॉन्ड ऐसे मटेरियल में फॉर्म होता है जिनमें डाइपोल का फॉर्मेशन होता है। क्लियर है यहाँ पर बात समझ में आया? डाइपोल, डाइपोल मोमेंट। अच्छा, कंप्लीट स्टडी ऑफ डाइपोल दैट इज कॉल्ड एज, क्या बताइए जरा सा, पोलराइजेशन। इज इट क्लियर और नॉट? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी में भी डिस्कस होता है पोलराइजेशन, और फिर सॉलिड स्टेट में भी हम लोग डिस्कस करते हैं पोलराइजेशन। क्लियर है यहाँ पर बात समझ में आया? नाउ हाइड्रोजन बॉन्ड मेनली जो है वाटर मॉलिक्यूल आप समझ लीजिए, हाइड्रोजन, हाइड्रोजन ऑक्सीजन, फिर यहाँ पे ऑक्सीजन जुड़ जुड़ के बना लेता है अपना। क्लियर है यहाँ पर? तो वाटर मॉलिक्यूल में मेनली होता है हाइड्रोजन बॉन्ड। इलेक्ट्रॉन ज्यादा जो है ऑक्सीजन की तरफ मूव कर जाते हैं क्योंकि इसके अंदर इलेक्ट्रॉन को खींचने की क्षमता ज्यादा है, तो इसीलिए ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज आ जाता है, पार्शियल डेल्टा नेगेटिव। और यहाँ पर डेल्टा या सिर्फ प्लस लिख लो, इलेक्ट्रॉन ये लूज कर देते हैं ऑक्सीजन की तरफ, इसीलिए यहाँ पर प्लस चार्ज आ जाता है। और डेल्टा इसलिए लगाते हैं, ये 12th क्लास में बताया जाता है कि ज्यादा खिंचाव इलेक्ट्रॉन का ऑक्सीजन की तरफ है, इसीलिए पार्शियल नेगेटिव, जिसके पास इलेक्ट्रॉन जाएगा उसके तरफ नेगेटिव तो आएगी ही, थोड़ा ज्यादा खिंच के जाता है इसलिए पार्शियल नेगेटिव और लगा देते हैं। क्लियर? और ज्यादा इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन से दूर जाता है, और इलेक्ट्रॉन दूर जाने का मतलब पॉजिटिव तो होता ही है, थोड़ा ज्यादा ही चला जाता है इसलिए पार्शियल पॉजिटिव, एक टेंडेंसी है इलेक्ट्रॉन की। क्लियर है यहाँ पर बात समझ में आया? तो हाइड्रोजन बॉन्ड मेनली समझिए वाटर मॉलिक्यूल में होता है। मॉलिक्यूलर बॉन्ड मेनली यहाँ पर ओवरव्यू लेके चलिए जिनमें डाइपोल का फॉर्मेशन होता है। मेटालिक बॉन्ड, इलेक्ट्रॉन चूंकि क्या बोलते हैं डीलोकलाइज्ड होते हैं, एक जगह पे नहीं रहते, तो वो अपनी जगह से हट जाते हैं तो आयन बन जाता है। कोवैलेंट बॉन्ड ऐसे समझिए कि बाहरी शेल में अपना, और अपना को तो अपना ही समझना है, दूसरे वाले को भी अपने पास ले लेना है। और भी एग्जांपल है सेमीकंडक्टर में हम लोग पढ़ते हैं, सिलिकॉन, जर्मेनियम, गैलियम आर्सेनाइड, इंडियम फॉस्फेट, आप लोगों ने बहुत नाम सुना होगा, डायरेक्ट बैंड गैप सेमीकंडक्टर, इनडायरेक्ट बैंड गैप सेमीकंडक्टर, तो ये सारी चीज जो है कोवैलेंट बॉन्ड में आती है। पूरा सिलेबस तो NaCl पे है ही, मतलब बहुत ज्यादा इसको अच्छे से पढ़ना है। क्लियर है यहाँ पर बात समझ में आया नहीं समझ में आया? तो हम लोग आगे प्रोसीड करते हैं नाउ। सबसे पहले अगर तो इतना तो ओवरव्यू आपको आ गया होगा कि क्या है क्या नहीं है, तो पहले हम लोग थ्योरी इसलिए पढ़ा देते हैं कि क्रिस्टल के अंदर किस तरह का वेरिएशन है, और क्रिस्टल के अंदर वेरिएशन इसलिए है क्योंकि सारे क्रिस्टल एक तरह के नहीं है, इसलिए क्रिस्टल को पढ़ना चाहिए। उसके अंदर का एक रीजन मैंने बताया कि पोटेंशियल वेरी करता है, और हर क्रिस्टल के अंदर पोटेंशियल एक समान से वेरी नहीं करता। क्लियर है यहाँ पर बात समझ में आया नहीं समझ में आया? तो अब आगे चलते हैं, फिर आप जरा सा इसको देखिए जरा सा। अब जो है स्टार्ट होने जा रहा है हम लोग का मेन क्रिस्टलोग्राफी वाला पार्ट, तो हम लोग यहाँ से बात करेंगे। फॉर एग्जाम्पल सेवेंथ एट क्लास में ये डेफिनेशन आ जाता है कॉम्पाउंड्स। कॉम्पाउंड्स का मतलब मिक्सचर ऑफ टू और मोर, थ्री फोर ऐसा एटम्स का अगर मिक्सचर हो जाए तो कंपाउंड इसको बोलते हैं। कंपाउंड जो है सॉलिड भी हो सकता है, कोई भी हो सकता है, मिक्सचर होना चाहिए। बस यहाँ पर हम सिलेबस जो है सॉलिड के बारे में बात कर रहे हैं, तो सॉलिड ही बात करें। फॉर एग्जाम्पल अगर NaCl की बात करें तो इसमें भी तो दो चीजें Na और Cl का मिक्सचर है। क्लियर है यहाँ पर बात समझ में? नहीं समझ में? जब NaCl, तो चलो एक Na का एटम एक Cl का एटम, एक कंपाउंड एक क्रिस्टल के अंदर एक ही NaCl नहीं होगा, अरबों अरब होंगे। और जब इनका वेरिएशन देखा गया, इनको जब पढ़ा गया, देखिए जब NaCl का क्रिस्टल को जब पढ़ा गया ना,
तो इनमें एक तरतीब पाई गई, मतलब इनका अरेंजमेंट जो है बहुत बेहतरीन खूबसूरत पाया गया, पीरियोडिक पाया गया। पीरियोडिक मतलब हर NaCl को देखा गया तो हर इक्वल डिस्टेंस, लोकल भाषा में समझिए, हर बराबर दूरी पे जो है NaCl को पाया गया। क्लियर है यहाँ पर? मतलब ऐसे समझो, मैं Na को बड़े दाने से रिप्रेजेंट करता हूँ, Cl को छोटे दाने से। Na बड़ा दाना है, Cl छोटा दाना है। 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 इसी तरह मैं और थोड़ा सा एक दो रिप्रेजेंट कर देता हूँ। सब बराबर दूरी पे हैं, आपने ऐसे समझना है। और भी ऐसे जा रहे हैं, और भी ऐसे आ रहे हैं, और भी नीचे को भी जा रहे हैं, और भी ऐसे 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 ऐसे, सामने को भी है ऐसे करके, सामने को भी है, पीछे को भी ऐसे है। क्लियर है? अब 3 डायमेंशन अरेंजमेंट अगर देखना है तो आगे भी देखना है, पीछे भी देखना है। क्लियर? जब इसमें तरतीब से पाई गई कोई भी चीज, कोई भी क्रिस्टल के अंदर अरेंजमेंट ऑफ एटम जो है और बेहतरीन तरीके से हो, पीरियोडिक नेचर का हो, तो इस तरह के सॉलिड को कहा जाता है, दैट इज कॉल्ड एज, क्या बताइए जरा सा, क्रिस्टलाइन सॉलिड। क्लियर है? पर तो बड़ा दाना आपका Na है, छोटा दाना आपका Cl है। क्लियर है यहाँ पर? बात समझ में आया? नहीं समझ में आया? आगे चलते हैं। तो किसी भी क्रिस्टलाइन सॉलिड को जो है ना आप तोड़ सकते हैं दो पार्ट में। क्लियर है यहाँ पर? बात समझ में आया? एक तो लैटिस है, और एक क्या बताइए जरा सा, बेसिस। लोकल डेफिनेशन में दे देता हूँ, डेप्थ डेफिनेशन जो है अगले बार में देंगे। अच्छा, लैटिस में भी बहुत सारे होते हैं। एक लैटिस हमारे सिलेबस में है, दैट इज कॉल्ड ब्रवाई लैटिस। स्पेलिंग BRAVAIS है, लेकिन ब्रवाई बोलते हैं। क्लियर है यहाँ पर? बात समझ में आया? तो ब्रवाई लैटिस, तो पहले तो मैं लैटिस का डेफिनेशन दे देता हूँ, ब्रवाई लैटिस को हम लोग बाद में बात करेंगे। क्लियर है यहाँ पर? बात समझ में आया? नहीं समझ में आया? फिर उसके बाद हम लोग जो है बेसिस के बारे में बात कर लेंगे। अच्छा, लैटिस और बेसिस ये किसके पार्ट है? क्रिस्टलाइन। क्रिस्टलाइन का मतलब जो है पीरियोडिक नेचर। पीरियोडिक कोई चीज है तो उसमें तरतीब है, और तरतीब है तो डेफिनेटली ज्योमेट्री भी है। क्लियर है यहाँ पर? बात समझ में आया? नहीं समझ में आया? अच्छा, मैं सॉलिड के बारे में बात करूँ, ये डस्टर भी सॉलिड है। अच्छा, डस्टर में एक ही पॉइंट है या कई सारे पॉइंट मिलके ये बना है? कई सारे पॉइंट मिलके। क्लियर? अच्छा, एक शेप है, शेप का मतलब ज्योमेट्री है। ज्योमेट्री इसलिए क्योंकि तरतीब है इसमें, देखिए कितना फ्लैट है ये। तो मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि एक पॉइंट नहीं, कई सारे पॉइंट, ज्योमेट्रिकल अरेंजमेंट ऑफ ऑल पॉइंट्स। क्लियर है यहाँ पर? बात समझ में आया? समझ में? दैट इज कॉल्ड एज लैटिस। इज इट क्लियर और नॉट? कई सारे पॉइंट, लेकिन उनके अंदर कैसे ज्योमेट्री बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये ध्यान रखिए। ज्योमेट्री इसलिए क्योंकि क्रिस्टलाइन, क्रिस्टलाइन इसलिए क्योंकि पीरियोडिक, पीरियोडिक इसका मतलब क्या बताइए जरा सा, तरतीब। नाउ बेसिस देखिए जरा सा, कई सारे पॉइंट। वो पॉइंट क्या होगा हम लोग आगे चल के डिस्कस करेंगे, बट फॉर द टाइम बीइंग एक पॉइंट के इर्द गिर्द जो एटम्स होंगे, कलेक्शन ऑफ ऑल पॉइंट्स अबाउट वन पॉइंट, दैट कलेक्शन ऑफ ऑल द पॉइंट्स, सॉरी, collection of all the atoms about वन पॉइंट या वन लैटिस पॉइंट, दैट इज कॉल्ड एज बेसिस। मतलब इसमें कई सारे पॉइंट होंगे, एक पॉइंट के इर्द गिर्द जितने एटम होंगे उनके कलेक्शन को बेसिस कहा जाएगा। अब ये पॉइंट क्या है, एक्चुअल है, हाइपोथेटिकल, वो एक अलग चीज है, वो छोड़िए, आप लोकल भाषा में ये समझिए, एक प्लेन है, बहुत तरतीब से साफ साफ दिख रहा है, ऐसा नहीं कि उबड़ खाबड़ फ्लैट सरफेस है, तरतीब है इसके अंदर। एक कई सारे पॉइंट मिलके ये प्लेन बना है, एक पॉइंट को उठाइए, वो ज्योमेट्री की वजह से है। क्लियर है यहाँ पर? लेकिन एक पॉइंट नहीं, सारे पॉइंट, ज्योमेट्रिकल अरेंजमेंट ऑफ ऑल पॉइंट्स, दैट इज कॉल्ड एज बेसिस। क्लियर है यहाँ पर? बात समझ में आया? नहीं समझ में आया? ज्योमेट्रिकल अरेंजमेंट या ज्योमेट्रिकल कलेक्शन ऑफ ऑल पॉइंट्स, दैट इज कॉल्ड एज बेसिस। क्लियर है यहाँ पर? बात समझ, मतलब जित पॉइंट की तरतीब है उनका कलेक्शन ले लीजिए, उसको लैटिस कहा जाए। अच्छा, लैटिस, अच्छा सारे पॉइंट को अगर आपने ले लिया तो फिर आपने क्रिस्टल को भी तो क्रिस्टल ही ले लिया, तो लैटिस को कभी कोई क्रिस्टल भी बोल देते हैं। क्लियर है यहाँ पर? एनालॉजिकल टर्म है। बेसिस का मतलब क्या है, कई सारे पॉइंट, उसमें से एक पॉइंट उठाओ, उसके इर्द गिर्द जितने एटम्स होंगे, दैट इज कॉल्ड एज बेसिस। क्लियर है यहाँ पर? बात समझ में आया? नहीं समझ में आया? नाउ आगे प्रोसीड करते हैं। अब जरा सा ध्यान से, बेसिस का मतलब आपको समझ में आ गया होगा। क्लियर? नाउ तो हम लोग जो है क्रिस्टलाइन सॉलिड्स जो है मेनली डिस्कस करना मुद्दा है, तो हम लोग आगे चलते हैं।
देखिए जरा सा crystalline solids, mainly we have to discuss NaCl structure.